मेरे पिताजी ना कहने में बहुत माहिर हैं। बढ़िया तरीके से माँ ने मुझे एक चीज समझाई जो मैं आज तक याद रखती हूँ। बेटा, ये सारे जो आज सुविधाएं थी ये कुर्सी की थी। गाड़ियां नहीं मिलेंगी, अब आप रिक्शों में चलेंगी या अपनी साइकिल पर चलेंगी। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। उसमें से कुछ बच्चे वाकई में नेता बन जाते हैं, तो दूसरी लाइन तो हो गई, लेकिन वो पहली लाइन भूल जाते हैं। जनप्रतिनिधि बनना बहुत आसान नहीं है और उस पे टिक कर रहना और भी ज्यादा कठिन है। You know, if the government is doing something good, be very appreciative of it. If the opposition is saying, giving a good suggestion, take it to the government. हर काम को न्यूट्रली करना है। आई थिंक इस जॉब प्रोफाइल का एक फायदा है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर डांट सकते हैं। यस, वहाँ से भी उस दिन आवाज आई कि हेडमास्टर की तरह नहीं आप वो करिए। काम वो हस्बैंड ही करें या ससुर जी ही करते रहें, क्या वाकई में महिला सीट लाने का ये मकसद होता है या उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना मकसद होता है? मैंने ये बहुत साफ कर दिया था कि मेरी बैठकों में प्रधानपति सामने जरूर बैठ सकेंगे लेकिन मेरे बगल में नहीं बैठेंगे। माय फादर कॉल्ड मी, राजनीति में जा रही हो क्या? सच बताऊं तो मुझको इतनी एम्बैरेसमेंट हुई अपने फादर से। आई एम वाचिंग कोरियन ड्रामास, आई कीप आस्किंग माय डॉटर व्हाट इज द लेटेस्ट। भी क्या है, बीजेपी और कांग्रेस का ना वो चल रहा है, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा टाइप्स, यू नो, जब कोई बात बिगड़ जाए। उत्तराखंड सरकार का देहरादून में रहना क्या संवैधानिक है? देखिए, सशक्त भू कानून तो होना चाहिए। ये विधानसभा 2 दिन ही क्यों चली? कि क्या मुद्दे ही नहीं है क्या हमारे पास डिस्कस करने की था मामले में? तो सीबीआई को देने में संकोच क्यों हो रहा है? तो अंदर क्या चल रहा है? वोट का दंगल है, वहाँ आपको लड़ना ही पड़ेगा। आई एम नॉट दिस पर्सन बट आई एम ट्राइंग टू बी अ पर्सन हु कुड बी यूजफुल इन पॉलिटिक्स। एक्सरसाइज का बहुत शौक है मुझे, लग नहीं रहा होगा लेकिन शौक बहुत है। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। आई मीन दिस इज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड स्पेशली आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव डन सो वेल। और साथ ही साथ उत्तराखंड के ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ें जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। तो ओहो रेडियो को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य और आज हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है जनपथ, आपके लिए हम लेकर आए हैं रितु खंडूरी भूषण जी को, जो कि हमारे उत्तराखंड विधानसभा की इस वक्त पे अध्यक्ष हैं और वो पहली महिला अध्यक्ष हैं। जी हाँ, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। आमी का उनका बैकग्राउंड रहा है, साथ में पढ़ाने का, जी हाँ, उसका भी अनुभव है। तो चलिए स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। सबसे पहले मैम, उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है जहाँ पे आप इस वक्त बैठी हुई हैं। बदल रहा है ज़माना, फ्रीक्वेंसी सेट करता था एक ज़माने में रेडियो और अब डायरेक्टली ऐप पे पहुंच चुका है। कैसा एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बदलाव आया है। बचपन में मुझे 71 की लड़ाई याद है। उस वक्त रेडियो की, उस बड़े बड़े जो रेडियोज आते थे, क्योंकि ब्लैकआउट्स होते थे तो उसकी रोशनी से हम लोग अपने कमरों में घूमते थे। तो लाइसेंस का ज़माना भी था। मेरे पिताजी बताते हैं एक समय में रेडियो खरीदने का मतलब होता था लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा फिर रेडियो मिलेगा। तो बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन अच्छी बात है, 21वीं सदी है, चीज़ें बदलनी चाहिए। और डिजिटल रेडियो के होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने तक आप अपनी आवाज़, अपनी सोच, अपने विचार, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहुंचा रहे हैं। तो वे टू गो। थैंक यू। आज की कॉन्वर्जेशन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरी शादी जोधपुर से हुई है, मेरे ससुर जी आर्मी में थे और मेरे को ध्यान है करीब 5-6 महीने पहले एक दिन ऐसी कुछ बात चल रही थी और उनको कुछ याद आया, तो उन्होंने अचानक से पूछा कि जनरल साहब कहाँ हैं आजकल? अच्छा। मैंने कहा जनरल साहब, मैं अचानक एकदम से नहीं वो कर पाया, तो उन्होंने कहा खंडूरी जी। मैंने कहा आप कैसे जानते हैं? बोले कि वो मेरे फर्स्ट बॉस थे। एंड आज से 4-5 साल पहले वो बता रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उनको आईबी में ले लिया था। तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थे एंड किसी दिन वो फ्लाइट पे जा रहे होंगे, तो उस दिन उनकी कई सालों बाद मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला, अरे सोलंकी जी आप वो सोलंकी हैं। तो उस तरह से ये तो मेरी अपनी जो मैं बता रहा हूँ।
डैड को लेके, क्योंकि आई एम श्योर जब आप ग्रोइंग ईयर्स में होंगी, साथ में ट्रैवल करते होंगे, वो एक्सपीरियंसेस। सी एन आर्मी चाइल्ड इज अ डिफरेंट ब्रीड, अलग ही होता है एक आर्मी का बच्चा। और शायद जितने आर्मी के लोग या बच्चे सुन रहे हैं वो ये समझेंगे कि हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग सी होती है, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। स्कूल 20-20 किलोमीटर दूर होते हैं तो वो 1 टन और 3 टनों में हमको भर दिया जाता था। तो हमको आर्मी से जीवन जीने की शैली हमने सीखी कि बहुत कम सीमित साधनों में भी आप कैसे जी सकते हैं, और जब बहुत सारे साधन आ जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। एज फार एज माई फादर इज़ कंसर्न, मैं इस चीज़ को बहुत बार बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से मुझे संस्कार दिए, जिस तरह से मेरी ब्रिंगिंग अप हुई है, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। 2-3 इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी, और ये मैं काफ़ी बार बोलती भी हूँ। स्टडी टेबल पे जैसे 7 बजे हम लोग बैठते थे तो नेक्स्ट टू द स्टडी टेबल वाज द टॉयलेट, वॉशरूम था, बाथरूम था। तो टेबल लैम्प जलता ही है, पंखा चलता ही है गर्मी में, तो डिस्टेंस सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड का था। तो टॉयलेट से आने में कितने 2 मिनट लगते, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली हमसे टेबल लैम्प बंद करवाया जाता था, पंखा बंद करवाया जाता था। और वो इसलिए कि हम तो बच्चे थे, हम कहते अच्छा बिजली का बिल बचा रहे हैं ये लोग, देखो तो मतलब दिमाग में ये चलता था। बट देन वन डे ही टोल्ड मी दिस इज नेशनल वेस्टेज। लोग कहते थे मुझे कि आपके पिताजी का घर अंधेरे में रहता है, तो कभी हमने भी कहा कि ऐसा क्यों करते हैं आप। तो उनका कहना था नेशनल वेस्टेज है, किस लिए बिजली खर्च करनी। लेकिन उनके कुलीग्स, उनके बॉसेस मुझे सुनाते हैं तो मैं अचंभित रह जाती हूँ कि मेरे पिताजी ने इस तरह से अपनी राजनीति की। एक गांव के, यमकेश्वर के गांव में मुझे एक व्यक्ति ने बुलाया और बोला इधर आओ, तो मैं गई। उन्होंने कहा जानती हो किसकी बेटी हो, तो मैं कुछ सकपका सी गई। मैंने कहा जी जी जनरल साहब की हूँ। कहते नहीं, वो ऐसा एक व्यक्तित्व है जो जहाँ टाइम पर पहुँचता है, ईमानदारी से उसने काम की है, तो याद रखना बेटा कि किसकी बेटी हो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एक अजीब सी फीलिंग होती है जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं। सो ही इज़ बीन अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ, नॉट ओनली पॉलिटिकल तो नहीं रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ही नेवर हैज़ गिवन मी आइडियाज एक्सेप्ट सेइंग बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर जॉब। जो काम मिला है उसको बहुत ईमानदारी से करना है, उसमें कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे कि शर्मसार होना पड़े। तो यस, माय पेरेंट्स हैव बीन अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस। माय मदर, आपने वैसे पूछा नहीं लेकिन बता देती हूँ, माँ का बहुत मज़ेदार नेचर है। मेरी पिताजी के लिए कहते हैं कि अगर किसी ने उनके पॉलिटिकल करियर में 100% उसको आगे बढ़ाया है तो वो मेरी माँ है। मेरे पिताजी ना कहने में बहुत माहिर हैं। ये काम हो पाएगा सर, नहीं होगा। ही वुड नेवर से कि कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो शायद एक ऐसा समय था जब लोग थोड़ा सा मायूस होके या नाराज़ होके निकलते थे। फिर मेरी माँ उनको बुलाती थी और बुला के बैठा के फिर समझाती थी कि बेटा तुम्हारे लिए ना क्यों सही है या इससे क्या हो सकता है। एक ये, दूसरा सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार। हमारा घर हमेशा खुला रहता था, जिसे आना है जब आना है आओ। सो माय मदर ऑल्सो इन मैनी वेज संस्कार देने में, किस तरह से आपको अपना जीवन जीना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए। कुर्सियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन आपको अपना जीवन कैसे जीना है। बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी ब्रिगेड कमांडर थे मेरठ के। बहुत बढ़िया लाइफ थी, बड़ा मकान, 4-1 का गार्ड, रोज सुबह झंडा ऊपर, ये सल्यूट दिस दैट, 50 लोग काम करने वाले। उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र हुई चीफ इंजीनियर बेंगडूबी। हमें रहना पड़ा मेरठ ही, क्योंकि मेरा भाई शायद 10th में था और मेरा भी कुछ कॉलेज का था। तो बहुत बढ़िया तरीके से माँ ने मुझे एक चीज़ समझाई जो मैं आज तक याद रखती हूँ। बेटा ये सारे जो आज सुविधाएं थी ये कुर्सी की थी, आज कुर्सी चली गई है,
अब हम जब जाएंगे तो हम इससे 1/3 बहुत ही छोटे घर में जाएंगे। काम करने वाले जो हम रखेंगे वो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। गाड़ियां नहीं मिलेंगी, अब आप रिक्शों में चलेंगी या अपनी साइकिल पर चलेंगी। एक 11वीं या 12वीं साल के क्लास के बच्चे के लिए ये बात उस वक्त इतनी ज़बरदस्त मेरे को इम्पैक्ट की कि आज तक वो चीज़ मुझे याद रखती हूँ मैं उस चीज़ को। मेरे हस्बैंड डीएम रहे, नहीं रहे, पटना रहे, बहुत बड़े जिलों में सासाराम में रहे, कैमूर में रहे, छपरा में रहे, डीएम, बट दिस थॉट कि ये सब कुर्सी के लिए है, ये मेरे जीवन में हमेशा रहा। तो जब कुर्सी रही तो बहुत खुश रहे, नहीं रही तो और भी खुश रहे। ग्रेट। सो आई थिंक ये जो एक लाइफ लेसन आपको मिला वो कुर्सी वाला, ये पॉलिटिक्स पे तो बहुत कमाल तरीके से मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट होता है। बिकॉज कई बार हमको लगता है कि ये जो प्रेम या वो चीज़ें मिल रही हैं ये हमारी हैं या कुर्सी की हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और जो उसको समझ जाता है तो आई थिंक वो अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। राइट। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। उसमें से कुछ बच्चे वाकई में नेता बन जाते हैं, तो दूसरी लाइन तो हो गई, लेकिन वो पहली लाइन भूल जाते हैं। ये क्या है? कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखिए, प्रयास सब करते हैं। जनप्रतिनिधि जब आप बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनना बहुत आसान नहीं है, और उस पे टिक कर रहना और भी ज्यादा कठिन है। साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलना शायद कहीं भी, किसी भी जॉब में, किसी भी काम में कठिन है। इसलिए हो सकता है इतने सारे आपके पास अगल बगल से इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, इनपुट्स हो जाते हैं कि कभी कभी आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अच्छा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस जिम्मेवारी के साथ हम पदों पे आए हैं उसे हम करें। ये मैं सोचती हूँ। इट कुड बी द अदर वे ऑल्सो। राइट। लेकिन आई स्टिल फील दैट देयर इज दैट इनेट ऑनेस्टी। देखिए, होता है, आप जहाँ भी आते हैं, नेतागिरी भी आजकल कोई सोशल सर्विस तो है नहीं। इट इज, एंड वी शुड बी वेरी क्लियर। राइट। क्लियर हम इस बात से होना चाहिए कि आप सोशल सर्विस करने नहीं आ रहे, आप आरजे नहीं बने, आप आर्मी में एक ऑफिसर बनने नहीं गए, आप नेता बनने चले। तो एज दिस इज अ जॉब, डोंट एवर से वी आर डूइंग सोशल सर्विस। यू आर नॉट डूइंग सोशल सर्विस, यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, इसलिए आप ये कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस इसकी भी अपनी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे और किसी नौकरियों में होते हैं। राइट। बट वो क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, है ना? जी। सो हमारे देखने सुनने वालों को, क्योंकि जब हम अपने नेता चुनते हैं, विधायक वगैरह चुनते हैं, और जिस पोजीशन पे इस वक्त पे आप हैं वो बहुत ही जिम्मेवारी का एक काम है, सेकंड टर्म आपका है। एक विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं, एक जैसे ना जॉब प्रोफाइल में कुछ KRAs होते हैं, और ये अगर आप आसान शब्दों में हमारे देखने सुनने वालों को समझाना चाहें, क्या जॉब प्रोफाइल होता है एग्जैक्टली? देखिए, आई हेड द विधानसभा, मतलब हमारा जो सदन है, सत्र है, सदन है, उसको मैं विधानसभा को हेड करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो मैं अब किसी भी पार्टी की नहीं रही जी। मैं स्टेट के लिए विधानसभा अध्यक्ष हूँ, और इसलिए हर काम को न्यूट्रली करना है। बट स्टिल आई एम अ पॉलिटिकल बीइंग। राइट। तो पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए कितनी न्यूट्रली हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आई हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। Not that, if the government is doing something good, be very appreciative of it. If the opposition is saying, giving a good suggestion, take it to the government. तो इस तरह की जिम्मेवारी है जहाँ अपने दायरे में रह के मुझे किसी को अपने दायरे में रहना है। आई कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट बाउंड्री, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांध रखा है। मैं एक न्यूट्रल पोजीशन पे हूँ। तो मैं उत्तराखंड के लिए क्या अच्छा है या उत्तराखंड के लिए क्या खराब है, उस पर अपनी बात कह सकती हूँ। किसने अच्छा किया या किसने बुरा किया, उस पे मुझे कहने का बहुत अधिकार नहीं है। आई कैन ओनली गिव आइडियाज, आई कैन ओनली गिव सजेशंस,
विद इन माई नियम्स एंड कानून्स। तो ये है एक जिम्मेवारी कि उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। महिलाओं की बात उठा सकती हूँ, युवाओं की बात उठा सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ, उनके व्यूज़ और विजन्स सुन सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली सेंड देयर व्यूज़ एंड विजन्स टू द गवर्नमेंट, यू नो, ये सोच रहे हैं। आई कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट्स पर्सन फॉर उत्तराखंड। आई वोंट से फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर उत्तराखंड, सरकार के लिए, एक उत्तराखंड के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए, कि अगर कोई अच्छा सोच आती है, कुछ अच्छी विजन आती है, तो उसको हम आगे पहुंचा दें। आई थिंक इस जॉब प्रोफाइल का एक फायदा है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर डांट सकते हैं। यस। बिल्कुल। मैंने सुना है कि अभी जब विधानसभा में आपने सौरभ जी को भी डांट दिया, मुन्ना जी को भी, और एक आध, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा है कि मुझे सब हेडमास्टर नहीं तो कहते ही हैं। वहां से भी उस दिन आवाज आई कि हेडमास्टर की तरह नहीं आप वो करिए। बट आई थिंक एक तो आई बीन अ प्रोफेसर, थोड़ा सा आर्मी का भी खून तो है ही, अब डिसिप्लिन वाला वो भी है, एंड there are certain things, you know, I may be a woman, and देखो एक और चीज होता है, as a woman I feel there are thousands of eyes on me. है अभी भी, it's a male dominated society. Correct. And not that anybody says, या चाहते या नहीं भी चाहते हुए, एक महिला जब बहुत किसी पद पर, गरिमामयी पद पर, या किसी बड़े पद पर, या ऐसे पद पर आती है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। नॉट दैट एनीवन इज आस्किंग मी, कोई नहीं प्रेशर है, कोई किसी का नहीं रहता, लेकिन वो महसूस खुद ही करती है कि मुझे हजारों आंखें देख रही हैं, और मुझे शायद थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, थोड़ा और बढ़िया करना चाहिए। और फिर डिसिप्लिन तो है ही, तो थोड़ा बहुत वो होता है। हाँ बिल्कुल, सौरभ ने इधर तो उधर सुमित ने तो चल रहा था, बट दे टुक इट इन अ वेरी नाइस वे। उन्होंने बहुत अच्छे से लिया और प्रेम से लिया। शायद उम्र में भी बड़ी हूँ उनसे, तो इसलिए उन्होंने हंसते खेलते उस बात को मेरी माना। जब वहाँ पे विधानसभा के अंदर हैं, जो हमारा फीमेल महिलाओं का जो भागीदारी है, मैं इसको एक तरह से देखता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि गाँव में मान लीजिए कि महिला सीट आई, महिलाओं को सिर्फ इसलिए कि महिला सीट आ गई है और इसलिए घर की किसी बहू और बेटी को वहां पे बैठा दिया जाए, लेकिन काम वो हस्बैंड ही करें या ससुर जी ही करते रहें। क्या वाकई में महिला सीट लाने का ये मकसद होता है, या उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना मकसद होता है? देखिए, जब मैं 2017 में जीत के आई, तो मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब शब्द सुना, प्रधानपति। हाँ। तो अब भाई हमने, मुझे नहीं पता था प्रधानपति क्या होता है। पति है, प्रधान है, कुछ समझ नहीं आया। और शायद 2-4-6 महीने में इसको समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे आई अंडरस्टूड कि अगर जैसे महिला सीट आई है, पत्नी को जिता दिया, उसको घर में बैठा दिया और सब कुछ पति करेंगे, वो प्रधानपति हो गए। विधायक आएंगे, वो बगल में बैठेंगे, गांव की समस्या वो बताएंगे, डीएमएसपी की मीटिंग किसी की करनी है तो वो अटेंड करेंगे, सिग्नेचर करना है तो उन्होंने सिग्नेचर सीख रखा है, वही सिग्नेचर वो करेंगे, चाहे बैंक हो गया चाहे कहीं हो गया। सो दिस यूज्ड टू बी, मुझे बड़ी इससे परेशानी हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा समझ में आने लगी, पॉलिटिकल होने लगे या इन चीज़ों के बारे में समझने लगे, तो आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने ये बहुत साफ कर दिया था कि मेरी बैठकों में प्रधानपति सामने ज़रूर बैठ सकेंगे, लेकिन मेरे बगल में नहीं बैठेंगे। मेरे बगल में वही महिला, चाहे वो माँ है, बहन है, चाहे पत्नी है, वो मेरे बगल में बैठेंगी। और महिलाओं को ये भी कहना शुरू कर दिया, देखिए हमें भी नहीं आता था माइक पर बोलना, हमें भी घबराहट होती थी, आज भी होती है, बटरफ्लाइज शुरू में आते हैं कि क्या बोलना है। तो मैंने ये उन्हें सलाह दी कि आप एक कागज़ लाइए, उसमें आपका स्वागत है से लेकर अपनी समस्या से लेकर धन्यवाद तक आप लिख कर लाएंगी और आप उसे पढ़ेंगी। एंड स्लोली ओवर 5 years आई रियलाइज्ड महिलाओं ने ये करना शुरू किया, कहीं नहीं भी किया, लेकिन ज़्यादा पति बैठना तो बंद हो गया। वो तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि ये बगल में बैठाएंगी नहीं, और अगर बैठ गए तो ये कुछ बोल सकती हैं, तो इसलिए वो बैठते तो नहीं थे। लेकिन पत्नियाँ आने लगी और पढ़ने लगी, माएँ आने लगी, पढ़ने लगी, और धीरे धीरे आई हैव सीन अ चेंज। आई हैव रियलाइज्ड, मेरे हस्बैंड चमोली के हैं और बिहार काडर उनको मिला था, मैंने वहाँ देखा था समूहों का तब शुरुआत हो रही थी, एंड आई सॉ अ चेंज।
अच्छा, यहाँ तो घूंघट ढूंढना होता नहीं, बिहार में तो वो भी होता है। इतने लंबे घूंघट में मैंने देखा 1 साल पहले महिला, एंड इन 1 ईयर जैसे ही हमने उस बहन को मौका दिया, शी वॉज ऑन द माइक और अपनी हिंदी में, अपनी भोजपुरी में बोल रही थी। तो जब हम अपनी बहनों के लिए, सरकार ने एक निर्णय लिया, पंचायत चुनाव में हम 50% महिलाओं को लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अब जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप अगर जीत कर आई हैं तो पद आपका है। आप सहयोग ज़रूर अपने भाई का लीजिए या अपने पति का लीजिए, लेकिन गलतियां अपनी करिए और अपनी गलतियों में फिर सीखिए। कोई खराब चीज़ नहीं है, आप गिरेंगी, आप फिर उठेंगी। तो ये जो आप कह रहे हैं पति वाला कॉन्सेप्ट, ये धीरे धीरे अब अवेयरनेस हो गई है। और अब मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, ज़्यादा 5 साल भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, अब आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स ये समझने लगेंगे लोग कि अब ये नहीं चलेगा। और महिला भी अब अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं। मैं यमकेश्वर की 2-3 ऐसी प्रधानों को जानती हूँ हु आर हाईली एजुकेटेड, MA करके आई हुई और बड़े मज़े से अपना गांव चलाती हैं। तो समय बदल रहा है, और जहाँ केवल पदों के नाम पर हम महिलाओं को के रिजर्वेशन है और आगे बढ़ा रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब अपने पदों पे आ रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, अपनी महिलाओं की, अपने गांव की बातों को अब रखना शुरू कर दिया। आपकी बात से एक चीज़ ध्यान आई जिसके बारे में अक्सर उत्तराखंड में बात होती है। जैसे आपने कहा आपके हस्बैंड चमोली से हैं लेकिन बिहार काडर हैं, वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। आपकी एक जन्मभूमि होती है, एक आपकी कर्मभूमि होती है। आई थिंक मिलिट्री में तो ये है कि भाई सब जगह के लोग मिलते हैं और एक नेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है और बहुत बारी बातें आती हैं कि अगर मान लीजिए कोई दूसरे राज्य के IAS हैं और वो यहाँ पे किसी लेवल पे आसीन हैं, तो कई बार थोड़ा सा एक ये देखा जाता है या ऐसा सुनने में आता है कि शायद उस तरह से मन नहीं है या छुट्टियों पे बहुत चले जाते हैं, स्टडी टूर बहुत हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर केवल राजेश की बात करूं जो मेरे हस्बैंड हैं, इस वक्त वो पिछले 2.5 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय के भारत सरकार में सचिव हैं। और 89 में मेरी शादी हुई, तब से लेके आज तक 8:45 बजे मेरे हस्बैंड का नियम है कि वो दफ्तर जाएंगे। और उसके बाद एक भी फाइल उनके टेबल पे नहीं रहती है जब वो घर लौट के आते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम विच आई हैव सीन इन ब्यूरोक्रेसी विज़-अ-वी माय हस्बैंड। मेरी माँ एक बात कहती है कि कर्म भूमि आपकी बिहार है। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ, नाम नहीं लूँगी, बड़े नेता थे। मेरे हस्बैंड 2000 में दिल्ली आए और 5 साल के बाद ही वेंट बैक, क्योंकि जाना होता है, 5 साल के बाद बिहार चले गए। और फिर मैं दिल्ली अकेली रही क्योंकि बच्चे 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं में थे। 3 साल का कूलिंग ऑफ होता है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, एंड माय फादर वाज MP। अब हम परेशान कि अब 3 साल का कूलिंग ऑफ हो गया, अब ही शुड कम बैक टू दिल्ली। तो हमने बड़ी प्रयास करके किसी को, एक बड़े नेताजी को हमने कहा, रिक्वेस्ट की, एंड ही वाज वेरी स्वीट। ही सेज हाँ 5 साल हो गए, मैं बोल देता हूँ क्या है। तो वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन मेरी माँ को सुनाया कि मैं आपके दामाद के लिए बोलने जा रहा हूँ, 5 साल हो गए, बेटी अकेले रह रही है यहाँ। You know what my mother says, but this is an experience, learning thing for me. She says, क्यों आप बोल रहे हैं? वो उसकी कर्म भूमि है, उसको कर्म करने दीजिए, जब उसका होगा, उसको आना होगा, तब वो आएगा। अच्छा, मैं तो मतलब इतनी मुश्किल से मैंने कुछ मैनेज किया था, एंड वहाँ फट से मेरी माँ ने ये बात बोल दी कि नहीं, उसकी कर्म भूमि है, लेट हिम बी देयर। एंड आई थिंक उसके शायद 1-1.25 साल के बाद फिर वो जब छोड़ना था उनको, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जब छोड़ना था, तब वो आए। सो हमारे घर में ये संस्कार हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सब IAS अफसर को या ब्यूरोक्रेसी को एक ही तरह कर देंगे। देखिए, आज अगर देश अच्छे से चल रहा है, लीडरशिप अच्छी है, तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, या IAS अफसर, IPS अफसर, फॉरेस्ट का अफसर काम नहीं करता है। कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं कह सकते रेडियो में भी ऐसे लोग होंगे जो कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? सो यू कैन नॉट जज। ऑफ कोर्स एज अ सिविल सर्वेंट उनकी जिम्मेवारी देश के प्रति बहुत बड़ी है। वो एक ऐसा माध्यम है जो इस देश में बदलाव ला सकते हैं। और मैंने देखा है एज DM's वाइफ, मैंने अपने हस्बैंड को पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ
पुलिस के साथ, फॉरेस्ट के साथ मिलकर काम करते हुए जिलों को बदलते हुए देखा है, तो कर सकते हैं। अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन आ रही है वो एक सोच, एक विजन के साथ आ रही है और चीज़ें और अच्छी होंगी। राइट। पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जैसे हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर स्पेशली या लोकसभा में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है कि मान लीजिए कोई फिल्मी बैकग्राउंड से है, कोई राइटर है, कोई स्पोर्ट्स से आ रहा है, तो एक रिप्रेजेंटेशन दिखता है कि समाज के तौर पे हर तरह के लोग आ रहे हैं। विधानसभाओं में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वो लोकसभा के एमपी के पास में एरिया बहुत बड़ा होता है, विधानसभाओं के लेवल पे लेट्स से अगर 70 सीट हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, 50-55 आपने जनरल कर दिया, जहां सड़क बनाने से लेके ब्रिज बनाने वाले वो भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर एक 10-15 की गुंजाइश हो कि चलिए खेल से आ गया, संगीत से आ गया, पर्यावरण से आ गया, क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक विधानसभा या लोकसभा की बात है, वहां तो आपको जीत कर ही आना होगा। करेक्ट। वहां तो आपको जो वोट का दंगल है वहां आपको लड़ना ही पड़ेगा। विधान परिषद होती हैं, जैसे राज्यसभा होती है, तो वहाँ मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप अपनी बात, आप उस फील्ड को जानते हैं और उस फील्ड में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एब्सोल्युटली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बट दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। अब यहाँ सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस, अगर आप पॉलिटिकली जाना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, तो बिल्कुल माध्यम मिलना चाहिए। आप लोगों को भी चांस मिलने चाहिए। जहाँ तक राज्यसभा है वहाँ तो मिलता ही है। स्पोर्ट्स के जैसे सचिन आए, फिर हेमा मालिनी जी तो खैर अब लोकसभा में जीत कर आती हैं, बार बार जीत कर आती हैं। जया बच्चन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जावेद अख्तर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इकोनॉमिस्ट आते हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप अपनी फील्ड की बात अच्छी रख सकते हैं। लेकिन नॉट पॉसिबल टिल वी डोंट हैव अ विधान परिषद इन उत्तराखंड। लेकिन बाकी विधानसभा में बिल्कुल 70 सीटों में से अगर किसी की इच्छा है कि मुझे आना है अपनी बात रखने, अपने क्षेत्रों की बात रखने, तो कोई ना कोई क्षेत्र चुनना पड़ेगा। फिर वहाँ नहीं, बट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या पॉसिबल नहीं है क्या? आई मीन इस तरह से आप उनको फाइट करवाइए, लेकिन एक अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक थोड़ा सा अगर वो सिस्टम लेके चले, विद इन द पार्टी इज पॉसिबल। देखिए, आपको हम विधानसभा इस तरह से नहीं ला सकते हैं। करेक्ट, विधानसभा में नहीं ला सकते। नहीं, वो फाइट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, बट कॉन्टेस्ट करके जीतना, आप आइए स्पोर्ट्स पर्सन की तरह आइए। आपका ये कहना है कि वी शुड ऑल्सो बी गिवन टिकट्स for fighting elections, right, from various fields, not only sports, films, writers, कवि, इस तरह के लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन मजे की ये बात है कि इतना आसान जीतना नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए एक कवि या एक राइटर या आप रेडियो से हैं, आपकी एक बहुत ही अलग सी दुनिया होती है, और वोट की राजनीति बहुत अलग होती है। It's very different. लेकिन कभी फ्यूचर में आई एम श्योर अगर चीज़ें और बदलेंगी, सोच बदलेगी, नई तरीके की विजन आएगी, आई एम श्योर यू नो व्हाट यू आर होपिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट 15-20 years. राइट। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि जब पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती हैं तो ज़्यादातर लोग या तो मंच पे बस उनका टैलेंट माइक संभालने तक, या गाना गाने तक, या कहीं पेंटिंग कंपटीशन हुआ वहाँ पेंटिंग दिखाने तक, या कोई बड़ी रैली है तो उसमें पौधा लाने तक, बस इतनी जिम्मेदारी रह जाती है। तो आई थिंक वो एक बैलेंस बनाने के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट जॉब है एक रेडियो स्टेशन में बैठना, और एक उत्तराखंड की ऐसी विधानसभाएं जहाँ 80-80 किलोमीटर की विधानसभा है, तो उस पर डेली जाना और वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, लगता आसान है कि एक नेता का जीवन बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। इट्स अ टफ लाइफ, बट इट्स अ चॉइस आई हैव टेकन और you've taken, whoever has taken that choice. आपने वो चॉइस की है। आर्मी का जब सियाचिन के -30 में आप कह रहे हैं बैठ रहा है, तो वो भी टफ है ना, लेकिन उसने ये करने का निर्णय लिया है। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं कहा आप राजनीति में आइए और करिए।
ठीक है, अपने कष्ट हैं, आदमी बोलता भी है बड़ी परेशानी है ये वो, लेकिन आप आँख खोल के इस प्रोफ़ेशन में आए हैं। जब आप खोल के इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, तो आपको उन मुसीबतों का भी सहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत अच्छे पर्क्स भी हैं। जैसे इस समय -30 में बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन आर्मी के अपने पर्क्स भी हैं। राइट। है ना? आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है, आपके बच्चों को अच्छे से देखा जाता है, आपकी वाइफ़ को अच्छे से देखा जाता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। सो देयर आर फैसिलिटीज़। नेता के लिए देखिए, लोग कहते हैं बहुत आसान, ऐसा नहीं है। पैदल चलना पड़ता है, बहुत टफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, काम कराना बहुत आसान नहीं होता है। सरकार का जो सिस्टम है, फाइलें आती हैं जाती हैं, और मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि नेता जो भी जनप्रतिनिधि होता है मेहनत बहुत करता है, दौड़ता है, भागता है, शादी है, आपको भागवतों में जाना है, शादियों में जाना है, पानी भी लाना है, बिजली की भी व्यवस्था करनी है, समूहों महिलाओं को भी देखना है, युवाओं के बारे में भी सोचना है। तो उसकी प्लेट में बहुत कुछ है और बहुत टफ लाइफ है उसकी, आसान लाइफ नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने ये चॉइस करी है कि मुझे नेता बनना है, तो उसको उस टफ लाइफ को भी हंसते हुए उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल अलग सा था। हाँ, आप पढ़ा रही थी नोएडा में आई थिंक, और दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ कि एक तो पॉलिटिक्स में आने का ये अपना ही था या किसी ने गाइड किया, नंबर 1, और जब ज्वाइन कर लिया तो क्या वो सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं ना जब हम बाहर से आते हैं, अरे ये तो मालूम ही नहीं था, ऐसा भी करना पड़ता है या ये भी होता है, क्या चीजें हैं? मेरे फादर का जो लास्ट इलेक्शन था 2014 का, हम कभी आते नहीं थे। इनफैक्ट जब मेरे फादर यहाँ सीएम थे तो शायद मैं एक बार आई होंगी, उन्होंने कहा यहाँ व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, हमारा हस्बैंड दिल्ली में बिहार में, यहाँ आके क्या करना है। सो हम यहाँ कभी आते ही नहीं थे। नैनीताल और पौड़ी में इसलिए बहुत क्लोजनेस फील करती हूँ क्योंकि बचपन में नैनीताल मेरा ननिहाल था और पौड़ी मेरे दादी का घर था, तो हम गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीना इधर और 1 महीना इधर आते थे। तो पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे थे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ी है, तो एक था, एंड फैमिली है, जैसे सौरभ इज़ फैमिली, तो बहुगुणा जी के समय से मैं थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि पिताजी जाते थे, हम भी जाते थे। भुवन की बेटी क्या कहे हमें, तो वी हैड दिस काइंड ऑफ थिंग, कॉन्वर्सेशन सुनते थे, आज इंदिरा जी ने ये कहा या वो कहा, इस तरह का ही था, कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था। 14 में मेरी माँ नहीं जा पाई, जनरली माई मदर यूज्ड टू गो, वो नहीं जा पाए, उनका कूल्हा टूटा, तो उनके लिए इंडियन टॉयलेट्स में यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो वो नहीं जा पाई। कोटद्वार हारे थे पिताजी, तो ये उस वक्त सुना था मैंने कि परिवार इनके साथ ही नहीं था, इसलिए भी ये हुआ। सो इस बार दोनों भाई बहनों ने निर्णय किया कि हम आएंगे। बहुत जल्दी हमें परमिशन नहीं मिली फादर से, लेकिन हमने जिद पे कि हम तो अब आएंगे, तो आई वेंट। गढ़वाल में पूरा घूमी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो पूरा घूम गए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी यहाँ की, यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, एंड बड़ा मज़ा आया। इन द सेंस आई रियलाइज, मेरा एक जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था करके छोटा सा NGO है। जय मेरे दादाजी थे, दुर्गा देवी मेरी दादी थी, दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, तो हमने शुरू किया। देन आई रियलाइज आई कैन डू लॉट ऑफ गुड वर्क, यहाँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इलेक्शन हो गए, जीत गए पिताजी। उसके बाद हमने अपनी एक, हमारे पास क्वालिस होती थी, उठाई, और मैंने कहा मैं तो दिल्ली में थे, हस्बैंड थे, मैंने कहा मैं महीने में 10 दिन आई विल ट्रैवल एंड लेट मी सी। घूमने लगे तो खैर जनरल की बेटी है तो कार्यकर्ता मिलने आने लगे। वैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके चल रहे थे, नया शुरू हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, तो उसको लेके चल रहे थे। देन आई रियलाइज कि यार यहाँ तो मोटा अनाज भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैंने कहा ये झिंगोरा विंगोरा दिल्ली ले जाए, क्या होता है। आई स्टार्टेड, हमने खरीद लिया, बहुत दूर दूर तक गए, और हम उसी समय पे करते थे, और हम बोरे के बोरे उठा के ले आते थे, लाते थे, दिल्ली आते थे, पैकेट्स बनाते थे, अंदर एक छोटा सा जय दुर्गा लिख के कॉलेजेस के मेलों में जाके बैठ जाते थे, और वो बिकता था। 12 रुपए की चीज़ 150 रुपए में बिक रही है, 12 रुपए किलो, और यहाँ 150। सो आई थॉट दिस इज रियली फैसिनेटिंग, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। अच्छा, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, बच्चों की, महिला थी तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ही, तो ये सब करने लगे। इतने में हुआ क्या, जो मुझे लगता है
कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक मेरी ये हो गई कि बेटी आती है, ये इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, जबकि मैं दूर थी दूर नहीं। तक ये सोच नहीं थी। फिर मेरे कि किसी ने दिल्ली में बुलाया कि आर यू इंटरेस्टेड, आई सेड नो, ऐसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं है। फिर एक दो सीट्स की डिस्कशन शुरू हो गई कि कर्णप्रयाग एंड यमकेश्वर, आई हैड नो क्लू। एंड सी, आपने पूछा ना आपके पिताजी, माय फादर कॉल्ड मी, ही सेज पॉलिटिक्स कर रही हो क्या, राजनीति में जा रही हो क्या? आई सेड नहीं नहीं नहीं, सुनने में आ रहा है। तो हम तो ऐसे ही डरते थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है बेटा, कर्णप्रयाग मैंने 5 साल पहले सुरीन सिंह नेगी को प्रॉमिस किया है, तो डोंट यू इवन थिंक, ये टिकट उनका है। यमकेश्वर में फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, सो यू डोंट थिंक आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू एनीवेयर। एंड आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड। सच बताऊँ तो मुझको इतनी एम्बेरसमेंट हुई अपने फादर से सुन के, ऐसे मैंने करना ही नहीं है, वाई आर यू सेइंग दिस टू मी। सो देयर वाज माय, मतलब फादर की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट आदरणीय सतपाल जी महाराज कहते हैं, व्हेन योर टिकट वाज बीइंग डिस्कस्ड, ही जस्ट गॉट अप एंड ही वेंट आउट, ही सेज कि आई हैव नो इंटरेस्ट, यू वांट टू गिव अ, डोंट वांट टू गिव अ, डोंट गिव अ। सो इस तरह से आई थिंक वो कार्यकर्ताओं के बीच से आप देख ही रहे हैं, बोलने की बहुत आदत है ही, आप देख ही रहे हैं, आप कम बोल रहे हैं, मैं कितना बोल रही हूँ हम तो रोज बोलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुआ होगा। एंड देन समबडी इन दिल्ली मस्ट हैव थॉट कि चलो यू नो खंडूरी जी की बेटी है, लेट्स गिव हर अ चांस, लेट्स सी व्हाट शी डज। यमकेश्वर आए एंड आके जीत भी गए। मतलब आई हैड नो क्लू। प्रोफेसर ज़रूर रही हूँ, तो 18 साल के बच्चों को पढ़ाया बहुत अच्छे से है, तो थोड़ा बहुत बोलना आता ही था। तो शायद वो कहीं ना कहीं महिलाओं से कनेक्ट, और बहुत जेन्युइनली मैंने किया। इवन टुडे अगर मैंने कोटद्वार में पहली बार विकास के प्लैंक को लेकर ही गई, आई सेड डोंट वोट फॉर मी बिकॉज आई एम सो एंड सोज डॉटर और सो एंड सोज, दैट हेल्प मी। वो बहुत बड़ा टैग नाम है मेरे साथ, लेकिन मैं विकास के प्लैंक के साथ ही गई। सो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ तब कनेक्ट बना, और अभी भी बना। क्या अलग लगा, मैं बिल्कुल बैक बेंचर हूँ, रही हूँ, एंड आई लव टू बी एट द बैक। मतलब फोर फ्रंट में आने में मुझे थोड़ी सी झिझक होती है, अभी भी होती है, जबकि अब तो बहुत फोर फ्रंट पे हैं। सो दैट वाज समथिंग आई डिड नॉट एंजॉय। मतलब मुझे लगता था ये हर जगह आपको फ्रंट पे ही रहना है, और अगर नहीं रहोगे तो दिखोगे नहीं। कभी कभी मन में होता था, अच्छा वो इतना कर लेते हैं, यू नो, फलाने विधायक, यू कांट डू इट। आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं हो सकता था, नहीं रियलाइज किया था कि नेतागिरी में आके आपके ऊपर हजारों आंखें रहेंगी। यू नो, बीइंग ऑलवेज अब पीछे बैठे रहते थे, आराम से रहते थे, बालकनी से देख रहे हैं। देखते दूर से देखते थे, अपने बड़े व्यू पॉइंट्स बोलते थे। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो इट्स बीन टफ मेरे लिए बहुत। आई एम नॉट दिस पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ पर्सन हु कुड बी यूजफुल इन पॉलिटिक्स। मैं बहुत चुप रहने वाली, कम बोलने वाली, बहुत किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाली। आई वॉज वेरी डिफरेंट। यस, पिताजी के साथ एक ईमानदारी ये सब तो थी, डिसिप्लिन ये सब था, लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक मी टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स, आई एम प्रिटी सरप्राइज एट माई सेल्फ। मैं खुद सरप्राइज हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट दिस। मैं बोलती बहुत कम थी, व्यू पॉइंट्स तो देने का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल बहुत खुश रहते थे पीछे कहीं खड़े हैं, अपने आराम से बैठे हैं, किसी को नज़र ना आए, दूरी रहे इन चीज़ों से। तो लेकिन आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी, डेस्टिनी होती है कुछ। पढ़ाने के अलावा और विधानसभा में डांटने के अलावा बाकी इंटरेस्ट लाइफ में क्या है? पहले तो देखिए, एक तो सोसाइटी के लिए कुछ करना, दैट हैज़ ऑलवेज बीन माय फोकस। एंड आई थिंक उसका बेनिफिट मुझे पॉलिटिक्स शायद मिला। मैं एज CM's डॉटर एंड एज एन IAS ऑफिसर्स वाइफ बहुत मैं दफ्तर घूमी हूँ, अपने NGO के लिए फंड्स मांगने के लिए, प्रोजेक्ट्स मांगने के लिए। और आपको बताना चाहूँगी कि चाय का कप ज़रूर मिलता था, लेकिन मेरी बात कोई समझता नहीं था या समझना नहीं चाहता था। फलाने की बेटी है, 10 मिनट दे दो, फलाने की बीवी है, 5 मिनट दे दो। सो आई यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि
बहुत इनकरेजिंग नहीं होता था। और जब मैं विधायक बनी, आई एम सरप्राइज काव्या, इट वाज सो सरप्राइजिंग। आई रियलाइज मुझे क्या प्लेटफॉर्म मिल गया है। आई कैन नाउ टॉक, मेरी बात लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर हम उस चीज़ को कर सकते हैं। सो शुरू से सोशल सर्विस का मेरा बहुत इंटरेस्ट था और 80 साल के व्यक्ति के साथ भी मेरे कनेक्ट हो जाता था और छोटे बच्चे के साथ भी कनेक्ट हो जाता। इसके अलावा पढ़ने का शौक था, घूमने का बहुत शौक। मैं कभी विदेश नहीं गई थी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, माय हस्बैंड हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। मुझे बहुत शौक नहीं था, मैं कभी नहीं पहली गई। बार कब गई? पहली बार अभी कनाडा में जब हमको जाना पड़ा है स्पीकर तब मैं कनाडा गई। वो हम कॉमनवेल्थ में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना था। 2 स्पीकर्स वर रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोग थे, असम और मैं थी। और फिर सारे स्पीकर्स उसके बाद आगे की कॉन्फ्रेंस के लिए आए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो ट्रैवल का नहीं था, लेकिन गार्डनिंग, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं अपने घर में, लुकिंग आफ्टर स्ट्रे एनिमल्स, इस तरह की सोशल सर्विस से ही जुड़ी हुई चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और दिल्ली में मैं 2000 से आ गई थी शादी के बाद। तो मैंने वहाँ अपना एक छोटा-सा, जहाँ थोड़ा सोशल सर्विस कर लिया, कहीं किताबें पढ़ ली या गार्डनिंग अच्छी कर ली, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है। शेरो शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, मूवीज? मूवीज, हाँ, हाँ। यस। मूवीज अब बहुत कम हो गई हैं। होता था बचपन की एक वो बताती हूँ। अमिताभ बच्चन के सभी फैन होते हैं, सभी हैं, अभी भी हैं, हम भी थे। तो जब आर्मी से पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो साल में एक पिक्चर अलाउड थी संगम सिनेमा में। और उसके लिए हम वेट करते थे कि कैसे समय बदला है। हम वेट करते थे 6 महीने कि जब अमिताभ की पिक्चर आएगी तो वो सोच समझ के कि देखने लायक है, बच्चों के लिए नहीं, तब हम जाएंगे। उसमें हमें एक वो छोटी सी कोक की बोतल मिलती थी और वो एक पतली सी कैडबरी चॉकलेट मिलती थी। तो उसका हम बड़ा इंतजार करते थे कि 6 महीने मतलब वी विल गो एंड एक को कोक और एक वो मिलेगा। तो सिनेमा था, सिनेमा का बहुत शौक था, लेकिन बहुत समय से अब समय भी नहीं मिल रहा है कि 3 घंटे बैठ के देखें। और नाउ विद मोबाइल्स एंड नेटफ्लिक्स और ये वो है। कोरियन ड्रामास मैं आजकल देख रही हूँ। हाँ, यस, आई एम ओटीटी वाचिंग पे कोरियन, बहुत एक्टिव या है। या आई एम वाचिंग कोरियन ड्रामास। हाँ। आई कीप आस्किंग माय डॉटर व्हाट इज द लेटेस्ट एंड शी कीप्स टेलिंग मी, बताती है मुझे। और हम कोरियन ड्रामास जब भी टाइम मिलता है साथ में। कोरियन ड्रामा, और एक वो आजकल क्या गेम भी, वो जली स्प्लैश या कुछ डाल रखा है, हाँ। वो जब टाइम मिलता है ट्राई एंड वो भजन सुनने का मुझे बहुत शौक है। गाती तो नहीं हूँ, लेकिन भजन सुनने का शौक है। गढ़वाली गीत भी आजकल गाड़ी में प्रयास रहता है जब इधर से उधर ट्रैवल करो। अब आपका मैंने ऐप डाउनलोड बस करना ही ओपन हो गया है वो, तो अब हम उसको सुनेंगे, आते जाते उसको सुनेंगे। जैसा आपने कहा, कहीं भी मैं जाऊं वो मैं सुन सकती हूँ, किसी भी दिशा में हूँ, कितने ही दूर हूँ। तो शौक है, गीत सुनने का शौक है, सिनेमा का शौक है। कम समय अब मिलता है, लेकिन प्रयास रहता है कि अपना मोबाइल खोला और कुछ ना कुछ अपने को स्ट्रेस से दूर करने के लिए चीज़ें की। एक्सरसाइज का बहुत शौक है मुझे। लग नहीं रहा होगा, लेकिन शौक बहुत है। शौक बहुत है। आई वॉज यूज टू बी अ जिम फ्रीक। पीपल जनरल राव होते थे, हमारे चीफ थे जब मेरे पिताजी के, जब हम नगरोटा में थे, पढ़ती थी मैं। आई थिंक आई वाज इन क्लास 2-3। तो मुझे याद है कि एज आई वाज अ वेरी गुड स्विमर, तो हमने सब लड़का लड़की सबको हरा उरू के सारी रेसेस में आई वाज विनिंग गोल्ड मेडल्स। तो मिसेस राव वाज गिविंग, कहती यार तुम क्या हो, तुमने किसी एक बच्चे को कुछ जीतने नहीं दिया, मर्मेड हो क्या? तो मुझे वो याद है। तो आई एम इनटू स्पोर्ट्स। आई लव जिमिंग, मतलब जिम वाला, योग वाला थोड़ा कम है, लेकिन जिम मेडिटेशन भी कम है जो जाना चाहिए अब मुझे। लेकिन आई एम रियली इनटू जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, ये इसमें भी बहुत स्ट्रेस बस्ट होता है, तो इसलिए दैट इज आल्सो समथिंग आई एंजॉय। जब हमने अपने लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप आ रही हैं, उन्होंने सवालों की बौछार, बोले वैसे तो मौका मिलता नहीं है, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। गेट पे ही रोक लिए जाते हैं विधानसभा में। जी, जी, बोले जी। यार तुम पूछ देना। ठीक है। और कईयों ने तो चैलेंज, बोले अगर पूछ पाओ तो तो वैसे तो तुम पूछोगे नहीं। हाँ, तो लेकिन आजकल क्या है ना, बड़ा हाँ, हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल उन्होंने आपको उकसा दिया, अब आप हाँ, पूछिए। अब पूछना ही पड़ेगा। हाँ, जी। तो पहला सवाल गिरीश जोशी जी, आपका ट्विटर के ऊपर आपने पूछा था, उत्तराखंड सरकार का देहरादून में रहना क्या संवैधानिक है?
क्या देहरादून संवैधानिक अधिसूचित जो राजधानी है वो है? इनका सवाल गैरसैंण की राजधानी को लेके है बेसिकली। देखिए ऐसा है, राजधानी हम लोगों ने जब हमारा स्टेट बना था तो उसमें ये कहा गया था कि हम लोग गैरसैंण राजधानी जाएंगे, और उस वक्त हम नहीं शिफ्ट हुए क्योंकि शायद सुविधाएं, मनी क्रंच रहा होगा। उसके बाद ग्रीष्मकालीन उसको हम लोगों ने राजधानी डिक्लेयर किया। वहाँ भव्य भवन बना हुआ है। अ, अब हम लोगों का ये जो सरकारों ने निर्णय लिया है कि कम से कम वहाँ पे वो ग्रीष्मकालीन जो हमारा है, गर्मियों की जो होती है या बजट सेशन जो होता है, वो वहाँ करेंगे। अ, होना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, फाइनेंसेस होते हैं, किस कारण से नहीं मूवमेंट हो पाता है, नहीं जा सकते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन हाँ, जैसे और स्टेट्स में समर कैपिटल होता है, धीरे-धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गैरसैंण जो है वो एक समर कैपिटल की तरह डेवलप होगा। बट चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं वहाँ चैलेंजेस पे? हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। सी वहाँ रहना पहले, अभी जैसे अगर विंटर्स में अभी हम जाते हाँ। तो हमारे लिए सुविधा है, नेताओं के लिए है, कुछ हाई ऑफिशियल्स के लिए है, पुलिस पर्सनल्स के लिए, लेकिन जो मीडिया है, जो स्टाफ है बाकी। कर्मचारी लोग हैं, वो वहाँ पे अभी इतनी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सबको कमरे दे सकें, सबको जगह बना सकें। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर एक जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, और धीरे-धीरे मुझे लगता है एक सिटी बनेगी। अभी वहाँ पे सुविधाएं, जैसे पढ़ने के लिए अगर हम किसी अफसर को भेजते भी हैं पढ़ने के लिए, उसी इलाके में गैरसैंण में ही, भराड़ीसैंण में चीज़ें कम है, लेकिन मुझे लगता है धीरे-धीरे ये सोच है कि वहाँ हमें डेवलपमेंट करना, और मुझे विश्वास है कि होगा। मुकेश जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस 60 दिन के अंदर भी अंकिता मामले में चार्जशीट जमा नहीं कर पा रही है, तो सीबीआई को देने में संकोच क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये सब जुडिस मामला है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम द स्पीकर, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल ऑन दिस। जो भी सही है इस केस के लिए, और जो भी सही है उत्तराखंड के लिए, वो मुझे लगता है होना चाहिए, और वो होगा। हो सकता है कुछ डिले हो रही है या चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि अंकिता भंडारी हमारी बेटी है। हमारे संस्कार के खिलाफ ये चीज़ हुई। उत्तराखंड में इस तरह का संस्कार है ही नहीं। बिल्कुल। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव सीन कि महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, महिला यहाँ सशक्त रही है। ये उत्तराखंड प्रदेश ही महिलाओं के कंधे पे चलता रहा है, और बना ही उनकी साझेदारी के साथ, बहुत मेहनत की है, डंडे गोली खाई है महिलाओं ने। तो ये जो चीज़ हुई है, ये दुखद है, और बिल्कुल उत्तराखंड के संस्कार के खिलाफ चीज़ हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, उसका हमको सबको जस्टिस मिलेगा, उस बेटी को जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट प्रियांक नौटियाल हैं, कह रहे हैं कि गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों को 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा भाषा को लेके, और हिमाचल की तर्ज पे सशक्त भू कानून को लेके क्या सोचती हैं? देखिए, सशक्त भू कानून तो होना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेवारी भी है कि अपने प्रदेश की ज़मीन, मिट्टी, माटी को बचाए रखना। इस तरह की कोई भी अंदर आने ऐसे लोगों को ना देना जहाँ हमारे संस्कृति, संस्कार को नुकसान होता है, हमारे यंगस्टर्स को नुकसान होता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम होती है। तो भू कानून सशक्त होना चाहिए, और उसके लिए प्रयास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक सशक्त, मजबूत भू कानून आएगा जो हिमाचल के तर्ज। हिमाचल इज़ वेरी टफ, बहुत टफ उनका कानून है, जहाँ की एग्रीकल्चर लैंड लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, बिक ही नहीं सकता है। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह का आएगा, और ज़रूरत है। उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून की ज़रूरत है। और जहाँ तक गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा को आपने कहा है, बिल्कुल होना चाहिए। इसका इस बार सदन में भी सवाल उठा था, और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दक्ष हैं, कह रहे हैं कि विधानसभा 2 दिन ही क्यों चली? इस पे आपने कमेंट भी किया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या मुद्दे ही नहीं है क्या हमारे पास डिस्कस करने को?
देखिए, मुद्दे बहुत हैं और खुशी की बात ये है कि जो भी मुद्दे थे, चाहे वो बेरोज़गारी का था, अंकिता भंडारी का था, आपदाओं का था, ऐसे अन्य युवाओं का था, ऐसे बहुत महिलाओं का था, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे थे वो इन 2 दिनों में डिस्कस हुए। उनके ऊपर करीबन 13 घंटे हम लोग बैठे हैं, तो उसमें बहस हुई, बातचीत हुई। और अच्छा सरकार ने भी जवाब दिया, बहुत अच्छे सवाल विपक्ष ने भी उठाए, अपने नियम 58 के तहत अपने विचार भी रखे। तो ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, आइडियली स्पीकिंग विधानसभाएं लंबी चलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए बात करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा, बिजनेस अगर होगा तभी मैं विधानसभा चला सकती हूँ। अगर मेरे पास बिज़नेस नहीं है तो इट बिकम्स इर्रेलेवेंट कि फिर मैं क्योंकि फलाने साहब कह रहे हैं कि जी 2 ही दिन के लिए चला। इट्स ओके अगर मुझे कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी है कि केवल कोई कह रहा है तो मैं सदन चलाऊँ, ये सही नहीं है। मुद्दे हैं, लेकिन बिज़नेस अगर मेरे पास है, विधायी कार्य मेरे पास है, तो ज़रूर चलेगा और चलना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि सदन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए प्रयास चलने का, और मैं आशा करती हूँ कि अगला जो हमारा सत्र होगा वो लंबा चलेगा। अतुल खंडूरी हैं, इनका सवाल है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। कह रहे हैं कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? परिवार, काम, राजनीति में तालमेल कैसे बना रही हैं आप? महिलाएं मल्टीटास्किंग करने में बहुत माहिर होती हैं। वी आर वेरी गुड एट इट। एंड मैं अपने लिए नहीं, मैं देखती हूँ, बचपन से देखती आई हूँ, हल भी चलाती है, सास ससुर को भी देखती है, बच्चों बच्चे को भी स्कूल हैं। भी भेजती है और इकोनॉमिकली भी कमाती है। मतलब वो अपने घर को पूरी तरह से दे, उसके बाद समाज के लिए भी लड़ लेती है। आई हैव सीन माई ग्रैंडमदर, और मैंने देखा है कि समाज में अगर कोई, अब आप देखिए चिपको आंदोलन महिलाओं ने किया, बिल्कुल। टिंचरी माई जो हमने शराब के खिलाफ किया, महिलाओं ने किया। जो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ा, उसमें महिलाओं ने डंडा लाठी खाई। तो वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, हम लोग बहुत है। दूसरी चीज जो किसी भी काम में है, आपको पैशन होना चाहिए, यू वांट टू डू इट। कैलाश सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि विधानसभा पहाड़ों की कृषि भूमि को बिकने से बचाने में सक्षम है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं है। देखिए, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी बातों को रखते हैं, विधायक अपनी बातों को रखते हैं, और मेरा मानना ये है कि रखते भी हैं और रखना भी चाहिए, और कृषि को बचाने का हमारा सबका फ़र्ज़ होना चाहिए। आज भी मैं इस चीज़ को से पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मानती हूँ कि हमें अपनी कृषि को आगे बढ़ाना होगा, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और जोड़ना होगा, क्योंकि बिना कृषि को आगे किए हुए हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम विकास करेंगे। केवल फैक्ट्रियों के लाने से विकास नहीं हो, क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं। हमारे अभी भी खेत हैं। हाँ, अभी खेती नहीं हो रही है। खेत हमारे बंजर पड़े हुए हैं। पर्टिकुलर कुछ इलाकों में, कुछ में तो बहुत अच्छी खेती हो रही है। अगर आप चमोली की तरफ चले जाएँ तो खेती कहीं-कहीं हो रही है। अल्मोड़ा में महिलाएँ 1-1 करोड़ रुपए का अगर सब्जी बेच रही हैं तो खेती हो रही है। लेकिन बहुत से खेत बंजर पड़े हैं, और मुझे लगता है युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ, क्विक अर्निंग क्रॉप्स के साथ, कैश क्रॉप्स के साथ कृषि को जोड़ना होगा, और जिस दिन कृषि से जुड़ेगा, यहाँ का युवा जुड़ेगा, टेक्नोलॉजी जुड़ेगी, तो इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। गौरव जखमोला का सवाल है, कह रहे हैं कि जो बच्चे, ये आपकी विधानसभा को लेके ही है, जो बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उन्हें जरूरत है स्पेशल स्कूल्स की। कोटद्वार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्या कोटद्वार में स्पेशल स्कूल खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है और खुलना चाहिए, बिकॉज़ दे आर स्पेशल किड्स। एंड मुझे जब लगता है कि जब स्पेशल किड्स, वैसे तो देखिए मेरा मानना ये है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। एंड देयर इज़ अ स्कूल आई वुड लाइक टू मेंशन आल्सो, गुरु राम राय का एक स्कूल है हमारा कोटद्वार में, जिसमें दे हैव टेकन दिव्यांग बच्चा है, वो चल नहीं सकती हैं। एंड मुझे उस बच्चे के हम एनुअल फंक्शन में मैं स्कूल की गई थी, एंड आई सॉ वन चाइल्ड हेल्पिंग विद द व्हील चेयर, दूसरा। सो वैसे तो जहाँ प्रयास होना चाहिए कि हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि जब हम स्पेशल किड्स को सो कॉल्ड नॉर्मल किड्स के साथ रखते हैं,
स्पेशल किड को बेनिफिट होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मल किड्स को बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज यू लर्न टू बी सेंसिटिव। और आज के समाज में, आज के समय में हमें अपने से थोड़ा कम, अपने से थोड़ा कमज़ोर के साथ सेंसिटिव होने की बहुत आवश्यकता है। और ये संस्कार में आने की आवश्यकता बहुत है, चाहे वो जानवर हो। मैंने देखा है गांव में आते चलते बच्चे एक लात मार दी, हाँ। क्यों? ही वॉज जस्ट सिटिंग देयर, और बैठी तो थी वहाँ, डंडा क्यों मार दिया गाय को? तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को कहती भी हूँ, माँ और गुरु बहुत बड़े शिक्षक होते हैं। आपका जीवन कैसा होगा, आप क्या कैरेक्टर बन के निकलेंगे, इसमें दो ही लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, एक माँ का और एक गुरु का। तो स्कूल्स में एक तो इंटीग्रेशन होना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ जो सचमुच बहुत ज़्यादा जिनका प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटली जिनको बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड सजेशन जो इनसे मिला है। और हम देखते हैं मैं कि नॉट एज अ जिला या एज इंटायर गढ़वाल, क्या हम गढ़वाल कुमाऊं में 2 ऐसे स्कूल्स कर सकते हैं जहां ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन जिनको समाज को हेल्प करना चाहिए, सरकारों को हेल्प करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, मैं ज़रूर देखूंगी। तो ये तो रहे हमारे श्रोताओं के सवाल। एक सवाल जो बातचीत में मुझे आया ध्यान, क्योंकि आपने बार बार जिक्र किया आप न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, तो आई एम श्योर आप 100% इसको आंसर करेंगी। वो सवाल ये है, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी संख्या इस वक्त पे विधानसभा में बहुत कम है, और नेशनली भी हालत जो अगर वैसे बात करें, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, उनकी ठीक ठाक वैसे चल नहीं रही है। यहाँ विधानसभा के अंदर सवाल पूछने या उसको लेके कुछ लोग मीडिया में बातें कर रहे थे, बोले यार अभी क्या है, बीजेपी और कांग्रेस का ना वो चल रहा है कि वो तुम देना साथ मेरा वो हमनवा टाइप्स, जब कोई बात बिगड़ जाए, इसलिए ज्यादा सवाल मत पूछना और ज्यादा वो मत करना, संख्या वैसे ही कम है, सुन कोई रहा नहीं है, वोट आ नहीं रहे हैं। तो अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि मैं एक चीज और इसमें, एक विधायक है विपक्ष के, वो उस दिन कुछ बोल रहे थे और वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर रहे थे। उनके आगे मैंने देखा उन्हीं की पार्टी के विधायक हंस रहे थे, जो मैंने वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि कहीं वो लैक ऑफ सीरियसनेस, या उनको लग रहा है कि चलो अभी टाइम खराब चल रहा है टाइप का। देखिए, एक तो किसी भी देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। विपक्ष का काम बहुत बड़ा होता है, सत्ता का तो जो होता ही है। विपक्ष हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। क्या ठीक नहीं चल रहा है, क्या जनता की बातें हैं जो आपको पहुंचानी है, ये होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस 2 दिन के सत्र में जो मैंने देखा, मुझे लगा कि पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए, हर मेजर इशू पे चीज़ों को पूछा गया। और जहाँ तक हंसी और वो है, ऐसा नहीं है काव्य। जनरली क्या होता है, एक हम वहाँ पे बैठे हैं, ऑफ कोर्स गरिमामयी जगह है, लेकिन प्रेम प्यार से हम बातें करते हैं, और बहुत सारी बातें हंसते हंसते, काफ़ी तीखी बात आदमी कह जाता है, ऐसी नहीं है कि वो केवल मजाक करने के लिए हंस रहा होता है। जो चीज़ें कहनी होती हैं, दे कैन बी वेरी शार्प, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आदमी बहुत कुछ कह देता है। और मुझे लगा कि इस बार ठीक ठाक चीज़ें पूछी गई और जवाब दिए गए। करना चाहिए, एज एन ऑपोजिशन दे हैव अ जॉब टू डू, और उनको करना चाहिए। दैट इज़ समथिंग आई बिलीव इन। उनका काम सवाल पूछना है, सरकार का काम जवाब देना है। और इस बार मुझे नहीं लगा कि बहुत कम कुछ इस तरह शार्पनेस थी। देयर वाज शार्पनेस। कितने 58 में नियम में इन लोगों ने कितने टॉपिक्स उठाए। फिर 310 का एक आता है, उसको नियम 58 में मैं सुनती हूँ, उसमें इन लोगों ने उठाए और बहुत शार्प चीज़ें पूछी। और 19 के 19 विधायकों ने बार बार बोला, क्योंकि हर टॉपिक पे ही लगभग सब ही बोलते हैं ऑपोजिशन में। तो ठीक ठाक रहा मुझे लगा। बट बेटर की उम्मीद है। बेटर की तो हमेशा ही उम्मीद रहती है। वी कैन ऑल डू बेटर, वी कैन ऑल डू मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। तो वो तो बिल्कुल उम्मीद है ही, और हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है, बहते रहना है, और उस बहाव में अच्छी चीज़ें करते चलना है।
ये सवाल पूछने का जो होता है, ये क्या सिर्फ विपक्ष में बैठ के होता है, या जब आप पक्ष में हैं, यानी कि सेम पार्टी जो रूल कर रही है उनके साथ हैं, तब भी पूछे जा सकते हैं हल्के फुल्के अंदाज में देखिए ही सही? पूछे जाते हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि पक्ष के विधायकों को बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। या तो वो सवाल अगर लगाते हैं, उनके सवाल का जवाब सरकार देती है, और या सप्लीमेंट्री में आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बार हमारे जो पक्ष के विधायक होते हैं, वो अपने क्षेत्र का या उत्तराखंड से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित हल्के फुल्के में काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं। बट उसी चक्कर में जब वो पूछ नहीं पाते, अगली बार पब्लिक उनको विपक्ष में बैठा देती है। बोले हमने तो तुमसे सवाल पूछे थे, तुमने वहां पूछे नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये वोट की राजनीति है। जनता आपको पसंद करती है, आप जीत के आते हैं। जनता आपको आपके विचारों से सहमत नहीं होती है, तो तब आप हारते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस देश में एक चीज़ मुझे 2017 से 14 से मैं नहीं थी, लेकिन 17 से ये बात कहना चाहूँगी, और पर्टिकुलरली मैंने कोटद्वार में इस चीज़ को देखा। अब शायद विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बदलाव देश में आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। जो चीज़ें महिलाओं का पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी समस्याएं थीं, वो आज दिल्ली के पावर जो कॉरिडोर्स हैं उसमें उनको सुना जा रहा है और उनको उनका निवारण किया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज ये लगती है कि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब मैं बोलती हूँ कि मैं उज्ज्वला गैस लेकर जाऊंगी, तो मैं उज्ज्वला गैस लेकर जाती हूँ। अगर कहा जाता है कि पेंशन के 300 रुपये आएंगे या 1200 रुपये आएंगे, तो वो 1199 नहीं होते हैं, 1200 होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव दिख रहा है। वाजपेयी जी के समय में जब सड़क बननी शुरू हुई, उससे पहले कोई सड़क की बात नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ, इवन एनएच जो मेरे फादर ने किया, मैं जब बिहार में थे, मेरे हस्बैंड, हम बड़े बड़े खड्डों को इधर उधर करके निकलते थे। नेवर, देखिए, सोच ही नहीं आई कि सड़कें बननी चाहिए। वो विजन किसने दिया? वो वाजपेयी जी ने हमको विजन दिया। और आज ऐसा वो विजन हो गया कि घर घर वाले लोग कहते हैं, भाई दो सड़क दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सो सी दैट काइंड ऑफ चेंज आई एम सीइंग। देयर इज अ डिमांड बाय पीपल, लोग मांग कर रहे हैं और चीजें पहुंच रही हैं। आज समय अब बदल रहा है, और अब आई एम होपिंग वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा अब डेवलपमेंट, विकास प्लैंक बनेगा आपको अपने लीडर को जिताने या हराने में। मैं ऐसा दिखता है मुझे, एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 4, 5, 7, 10 years डेवलपमेंट विल बी द प्लैंक टू विन और लूज। एक आखिरी सवाल, आपने डिजिटल की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी। मैं देखता हूँ जो सेंट्रल से चीज़ें आती हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पेमेंट्स को लेके कोई सोच नहीं सकता था एक दिन ये देश ऐसा हो जाएगा कि गोलगप्पे वाला भी कहेगा पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, तरबूज वाला। हाँ, उस लेवल पे तो बहुत अच्छा हो रहा है। आयुष्मान आया, उन चीज़ों को लेके बहुत कुछ हो रहा है। स्टेट के लेवल पे कहीं थोड़ा सा आपको लगता है अभी भी, जैसे ऐप लॉन्च होती हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात होती है, वेबसाइट तो बन जाती हैं, यूट्यूब चैनल तो खुल जाते हैं, लेकिन हम शायद पलट के देखते नहीं कि भाई इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी वाइज एंड ओनरशिप। अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इज वी हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड द डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली। ऐप बनाना तो बहुत आसान है ना, करेक्ट, इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। लेकिन उस ऐप में आप किस लिए बना, क्यों बना, और वो क्यों बना, तो वो क्यों का जवाब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस क्यों में जब आपको चीजें आ रही हैं आप उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सो इट इज इजी टू से वी डू नॉट अंडरस्टैंड। अभी हमारे लिए डिजिटल बेसिकली कुछ पता ही नहीं है। मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा ये है, नेटफ्लिक्स देख लिया, फलाना कर लिया, या कहीं दूर बैठे यमकेश्वर के किसी गांव में या कोटद्वार में किसी वार्ड में उसने अपनी कुछ निकाल के प्रोफाइल देख ली फेसबुक। बट कितने अच्छे से डिजिटली अभी हम यूज़ कर सकते हैं इन फार कॉर्नर्स ऑफ उत्तराखंड, वो शायद अभी ज़मीन तक नहीं पहुंचा है विद इन दी लीडरशिप ऑफिसर्स। Yes. जनता को पहुंचेगा, Yes, दे yes. विल यूज इट। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाता है, कनेक्टिविटी अभी इतनी तेज नहीं है कि हम स्मार्ट क्लासेस की बात करें, अगर देखिए स्मार्ट क्लासेस बेसिक क्या है, पर हम उसको बहुत जगह नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। तो इट इज ऑल गुड टॉक,
बट जब तक कि ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से घर जगह जगह नहीं पहुंचेंगी, तब तक इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि आपका एक अभी 1.5 साल पहले आपने ये ऐप शुरू किया, बट you've already reached more than 3 lakh people. So there is a possibility. आपका इंटरेस्ट था, आपने इस चीज़ को लोगों को डाउनलोड करवा के पहुंचे। तो आई एम श्योर people who are in this field now will use it. पेंशन जब पहुंच सकती है, डीबीटी जब हो सकता है इस देश में, पेटीएम गूगल हो सकता है, तो पढ़ाई भी हो सकती है। हम क्यों नहीं कोटद्वार के कुंभी चौड़ में बैठा हुआ एक बेटा, वो क्यों नहीं अमेरिका की किसी लाइब्रेरी की किताब खोल के पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा। तो कहीं ना कहीं एज आई वाज सेइंग, जैसे जैसे इस चीज़ को हम और अच्छे से समझने लगेंगे, केवल नेटफ्लिक्स और गाने सुनने तक और फिल्म देखने तक नहीं रखेंगे, इस प्लेटफॉर्म को जितना धीरे धीरे आदमी समझता चला जाएगा, मुझे लगता है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और हम सब के लिए और जीवन आसान होगा। तो बड़ी अच्छी बातचीत आपके साथ रही एंड और भी सवाल हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप आएंगे और हम खूब सारी बातें करेंगे, Sure. इस इंटरव्यू का फीडबैक लोगों से लेंगे। आई एम श्योर जो हमने सवाल पूछे, उनके जवाब जो आपने दिए, उनसे वो सेटिस्फाइड कितना है तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तैयार किया गया है ताकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आपके सवालों के जवाब दे सकें, आपकी कोई राय हो आप उन तक पहुंचा सकें, और एक सोसाइटी में जिसको कहते हैं एक अच्छा तालमेल जी वो बन सके। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओहो रेडियो आने का? बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड स्पेशली आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव डन सो वेल। और जैसे मैंने कल भी आपसे, आप मुझे मिले थे, मैंने कहा था आप हमारे लिए एक आइडल हैं एंड आई होप उत्तराखंड के इस फील्ड में आप खूब नाम करें और साथ ही साथ उत्तराखंड के ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ें जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। तो मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी और आई होप दैट यू डू वेरी वेरी वेल। सो ओहो रेडियो को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। एंड मैं चाहूंगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो हमारा एक अपना टैलेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स वाइज गवर्नमेंट के लेवल पे इसका सदुपयोग हो। बिल्कुल। सी देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो जनता तक पहुंच नहीं पाती। जनता तक क्या, हम ही लोगों को, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स। तो अगर आप रेडियो के माध्यम से, क्योंकि सुनते हैं लोग ऐप, और अगर आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि भाई उस ऐप पे जाओ तो इसका इन्फॉर्मेशन तो पक्का मिलेगा, we can do it. You can talk to the various ministers कि आप अपने 5 ऐसे हमको योजनाएं बता दीजिए जो कि जनता को हम एवरीथिंग, क्या मानक है, कैसे ये प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ये कैसे आप इस चीज़ को ले सकते हैं, वो आप देखिए। क्योंकि अभी भी होता क्या है कि पता नहीं रहता है, और हमें जब पता ही नहीं है, इतनी बढ़िया योजनाएं सरकार हमारे लिए चला रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आपकी, क्योंकि पॉपुलर हो गया है आपका रेडियो, आपको लोग जानते हैं, तो इसलिए आई थिंक आसान रहेगा। सो आई एम श्योर यू आर थिंकिंग ऑफ इट, और या होगा आपके पास, देयर शुड बी सर्टन टाइम स्लॉट पर डे कि हमें इस योजना के बारे में आज 15 मिनट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उस पर क्वेश्चंस ले लीजिए, और उन क्वेश्चंस को देन यू कैन इवन सेंड टू द गवर्नमेंट और सम ऑफिसर और सम नोडल ऑफिसर जो कि बता पाए कि भाई ये सवाल आए थे, आप हमको लिखित दे दीजिए, हम आगे जाके फिर बोल देंगे। या उन ऑफिसर को बुला लीजिए, ऐसा तो कोई रोक टोक है नहीं, ही कैन टेक परमिशन एंड कम टू योर रेडियो स्टेशन ऑल्सो। तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं, आप महिलाओं के उससे शुरू कर सकते हैं कि किस तरह से हम उन्हें ये योजनाएं बता सकें। तो इट इज़ अ एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। सो आई होप यू डू गुड। थैंक यू। थैंक यू। तो ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कुछ और भी आपको शेयर करना हो तो ज़रूर से बताइए। साथ ही किन लोगों को आप हमारे इस शो पे देखना चाहते हैं जिसका नाम है जनपथ, ज़रूर से हमें बताइए। सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। Download the app now.